स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले केस के साथ, जिसका नाम है पी किशोर वर्सेस द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। अच्छा केस है, आर्टिकल 21 पे है और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आप फंडामेंटल राइट स्पेशली आर्टिकल 21 पे आंसर लिखें तो मेक श्योर कि आपका आंसर उस आर्टिकल की तरह ही डायनामिक हो, अपडेटेड हो। जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, इंटरप्रिटेशंस आए हैं, उसकी डायमेंशंस को एक्सटेंड किया गया है, वो सब आपके आंसर्स में दिखने चाहिए, है ना। तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि अरे बच्चे ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, उन्हीं रटे रटाए केसेस, उन्हीं रटे रटाए प्रिंसिपल्स, वही सब कुछ पुराना धुराना नहीं चिपका दिया, उसने वाकई मेहनत की है ना। चलो अब केस में क्या हुआ, पी किशोर के खिलाफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंटरसेप्शन ऑर्डर इशू किया अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट एंड रूल 419A ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ रूल्स। और इस इंटरसेप्शन ऑर्डर से वो किशोर जी की फोन टैपिंग को ऑथराइज कर रहे थे, साइटिंग रीजंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर। 29 अगस्त 2011 में सीबीआई ने 3 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर की, जिसमें अक्यूज्ड 1 अंदसू रविंदर एक आईआरएस ऑफिसर थे और उनके खिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने 50 लाख की रिश्वत डिमांड की है। अक्यूज्ड 2 हमारे केस के पेटिशनर पी किशोर हैं, एलिगेशंस कि उन्होंने 50 लाख की रिश्वत दी है। और अक्यूज्ड 3 उत्तम बोहरा, जो कि अंदसू रविंदर के मित्र थे और इन पर एलिगेशन था कि इन्होंने उस 50 लाख की रिश्वत को ट्रांसपोर्ट किया है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किए और अंदसू रविंदर के घर से 50 लाख कैश मिल भी गया। फाइनली 2013 में इनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल हो गई। 2014 में हमारे पेटिशनर पी किशोर ने इस इंटरसेप्शन ऑर्डर को मद्रास हाई कोर्ट में वाइड अ क्रिमिनल पिटीशन चैलेंज कर दिया। उनका कहना था कि इस इंटरसेप्शन ऑर्डर को क्वॉश किया जाए और जितना भी कम्युनिकेशन इस ऑर्डर की वजह से रिट्रीव या एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का कहना था कि आप जिस वायलेशन को एड्रेस करना चाहते हैं वो एक फंडामेंटल वायलेशन है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, तो आप इस रास्ते से ना आए, आप रिट पिटीशन के रास्ते से आए। यू हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ रिट बिकॉज योर फंडामेंटल राइट सीम्स टू हैव बीन वायलेटेड। तो मेरिट पे नहीं, फॉर्म और स्ट्रक्चर, टेक्निकलिटी के बेसिस पे ये रिट डिसमिस कर दो, ये रिट नहीं, ये पिटीशन डिसमिस की गई और हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आप फ्रेश पिटीशन इंस्टीट्यूट कीजिए। 2018 में पी किशोर ने एक रिट पिटीशन वाकई इंस्टीट्यूट की अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मांगे वही थी कि भाई इंटरसेप्शन ऑर्डर को क्वॉश करो और जितना भी कम्युनिकेशन तुमने इंटरसेप्ट किया था उस ऑर्डर के थ्रू उसको इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा दो। अब ये पी किशोर जो थे वो ये डिमांड क्यों कर रहे थे, इंटरसेप्शन ऑर्डर को क्वॉश कर दीजिए। भाई इंटरसेप्शन ऑर्डर आया था 2011 में, है ना। अब आप 2018 में उसकी क्वॉशिंग अगर डिमांड कर भी रहे तो उससे क्या हो जाएगा, जितना टैपिंग होना था, जो कन्वर्सेशन सुनना था, तो पुलिस तो सुन चुकी है। रूल ऑफ लॉ जो है वो हर किसी पर अप्लाई होता है, नो वन इज अबव लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, हम समझते हैं इस चीज को। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा होगा, एक ड्यू प्रोसेस के साथ चल रहा होगा, लॉ में जो लिखा हुआ है उस पावर को किस तरह से एक्सरसाइज करना है, उसका जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उसी को फॉलो कर रहा है। ये रूल ऑफ लॉ का अजम्पशन है। लेकिन जैसे ही अजम्पशन वायलेट होता है, मतलब प्रोसीजर में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को यूज नहीं किया गया, फेयरनेस को यूज नहीं किया गया, प्रोसीजर अपने आप में वैलिड नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे खरा नहीं उतर रहा था, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, वो पावर जो थी जिसे आपने एक्सरसाइज किया, उस पावर को एक्सरसाइज करते वक्त आपने प्रॉपर नेचुरल जस्टिस के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो उस पावर को का जो आउटकम निकलेगा, उस मैकेनिज्म का जो रिजल्ट निकलेगा, लॉ उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर इन्वेस्टिगेशन अपने आप में फॉल्टी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस इन्वेस्टिगेशन का आउटकम या इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोक्योर किए गए एविडेंसेस भी लीगल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोसेस भी लीगल नहीं था। इसीलिए जो कम्युनिकेशन
इंटरसेप्ट हुआ, जो कम्युनिकेशन एविडेंसेस इकट्ठे किए गए उस टैपिंग के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली टेंट हो जाएंगे बाय इलीगैलिटी, और ऑन रिकॉर्ड उन्हें कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जब एविडेंसेस यूज नहीं किए जा सकते तो ऑब्वियसली फिर किशोर जी के खिलाफ जो केस बनाया गया है वो वीक हो जाएगा। यही किशोर जी चाहते थे कि आर्टिकल 21 को वायलेट करके आपने मेरे फोन को टैप कर लिया, प्राइवेसी का राइट है मेरे पास, फंडामेंटल राइट है ना, आपने मेरे फोन को टैप कर लिया, आपका ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिकली आपने जो एविडेंसेस मेरे खिलाफ इकट्ठे किए वो आपने जिस तरीके से इकट्ठे किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके को अलाउ नहीं करता, तो आपका जो एविडेंस है वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। ये इनकी मांग थी, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने पी किशोर जी के आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करके कहा कि देखो फोन टैपिंग जो है वो प्राइवेसी को तो वायलेट करता ही है बहुत ही अच्छे से, लेकिन अगर इस वायलेशन को आप जस्टिफाई कर दें बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो फिर इसे अलाउ किया जा सकता है। सिंपल साफ शब्दों में, एवरी प्रोसीजर नीड्स टू कंफर्म टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, जिसे मेनका गांधी के केस में कहा गया था। वो गोल्डन ट्रायंगल का जो केस था उसमें आर्टिकल 21 के प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही इंटरप्रेट किया गया था कि बस क्योंकि कानून में लिख दिया गया है तो ये प्रोसेस लीगल नहीं हो जाता, इसको आर्टिकल 14, 90 के प्रिंसिपल्स पे कंफर्म होना जरूरी है। प्रोसीजर नीड्स टू बी फेयर टू बी अप्लाइड ऑन एन इंडिविजुअल, राइट। तो आप टैपिंग कर सकते हैं, वायलेशन भी कर सकते हैं, प्राइवेसी को भी वायलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो अ फेयर प्रोसीजर दैट लॉ लेज डाउन, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का एक इनहेरेंट पार्ट है और फोन कॉन्वर्सेशंस मॉडर्न लाइफ के असेंशियल कंपोनेंट्स हैं और इसीलिए आर्टिकल 21 की प्राइवेसी में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं। अब सेक्शन 5(2) ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है वो सर्विलेंस परमिट करता है, लेकिन तभी परमिट करता है जब पब्लिक इमरजेंसी हो या पब्लिक सेफ्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। सर्विलेंस अगर नेसेसरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा, तब आप सर्वेलेंस कर सकते हैं और सेक्शन 5 क्लॉज 2 इसी सिचुएशन में फोन टैपिंग भी अलाउ कर देता है। मतलब ग्राउंड्स और एक फाउंडेशन दे रखी है कि ये सिचुएशन है, पब्लिक सेफ्टी का मैटर है, पब्लिक इमरजेंसी का मैटर है, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, स्टेट की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर का अगर इशू है तो आप टैपिंग कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का ये वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करेगा, लेकिन आप सेक्शन 5 क्लॉज 2 को ऐसे स्ट्रेन नहीं कर सकते कि आप इन ग्राउंड्स की एब्सेंस में भी जबरदस्ती किसी का आर्टिकल 21 वायलेट करें जस्ट बिकॉज यू फील लाइक इट इज नेसेसरी। सेक्शन 5 क्लॉज 2 इज क्वाइट क्लियर ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच सर्वेलेंस इज अलाउड। फोन टैपिंग किस सिचुएशन में हो सकती है, सेक्शन 5 क्लॉज 2 बड़ी क्लियरली देता है। आप उसे इंटरप्रेट करके उसमें जबरदस्ती के ग्राउंड्स ऐड नहीं कर सकते। जहां पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी इन्वॉल्व हो ही नहीं रही है, उनका कोई मुद्दा मसला है ही नहीं, जबरदस्ती आप उसे फिट करके सर्वेलेंस इशू नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट कोर्ट ऑब्जर्व, ठीक है, कि यू कैन नॉट जस्ट अज्यूम दैट देयर इज a violation or threat to public security and order on a basis of an ordinary crime। एक ordinary crime चलो ठीक है, रिश्वत देना लेना सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन क्या ये सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए इतना फेटल है कि आपको किसी का आर्टिकल 21 को ही वायलेट करना पड़े? क्या ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन से आप उनके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे नहीं कर पाएंगे? क्या एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन में जहां आप लॉफुल प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज ना कीजिए, तो आप उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाएंगे, उस रिश्वतखोर को आप नैब नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? You do not require extraordinary mechanisms to deal with a case which is ordinary in nature। इंटरसेप्शन ऑर्डर जब कोर्ट ने एग्जामिन किया तो पता चला कि भाई सेक्शन 5 क्लॉज 2 को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, उसी का एक टेम्पलेटेड रिप्रोडक्शन है, कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं किया गया। सिचुएशन क्या थी, आखिर सीबीआई इंटरसेप्शन डिमांड क्यों कर रही है? क्या बाकी केस इतना सीरियस है? क्या इतना बड़ा मसला है? करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50,000 करोड़ का मसला है, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व हो रही है, कोई इकोनॉमिक क्राइम इन्वॉल्व हो रहा है, कोई नेशनल इंटरेस्ट या इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी की बात हो रही है, एक ऑर्डिनरी क्राइम जहां पे एक
सरकारी ऑफिशियल्स 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। करप्शन ऑफ कोर्स इज अ मेनेस, बट क्या करप्शन, ये करप्शन इस लेवल का था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैकेनिज्म्स पे जाना पड़े? ऑफ कोर्स नॉट। अगर था भी तो आप उस ऑर्डर को रीजन के साथ बनाते, आप उसमें रीजंस को ऐड करते कि भाई हमें लगता है पब्लिक सेफ्टी इस वजह से वायलेट हुई है, पब्लिक ऑर्डर इस वजह से वायलेट हुई है। आपने सेक्शन 5 क्लॉज 2 को ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर आप कह रहे हैं कि इंटरसेप्शन ऑर्डर जो है वो ऑथराइज है, अथॉरिटी देता है कि आप फोन की टैपिंग करते रहिए। 2014 तक फोन की टैपिंग पी किशोर की चलती रही थी लगातार 4 साल, जब तक इन्होंने क्रिमिनल पिटिशन इंस्टीट्यूट नहीं की। रूल 419 ए ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 इंटरसेप्शन मटेरियल को रिव्यू कमेटी के सामने प्लेस करने का मैंडेट देता है। इट इज बेसिकली अ प्रोसीजरल सेफगार्ड, जो कि कहता है कि अगर आपने सर्वेलेंस के थ्रू कुछ भी मटेरियल प्रोक्योर किया है, आप उसे पहले रिव्यू कमेटी के सामने रखिए। ठीक है, रिव्यू कमेटी डिसाइड करेगी कि आपका जो प्रोसेस था इसे प्रोक्योर करने का वो फेयर था या नहीं, ये मटेरियल कहीं किसी के फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा। अगर इन सारी की सारी अशुद्धियों से वो मटेरियल अडल्टरेटेड नहीं होता तो उस मटेरियल को फर्दर यूज करने की परमिशन दे देती है कमेटी। इस केस में रिव्यू कमेटी इंस्टीट्यूट ही नहीं हुई, मटेरियल को रिव्यू कमेटी के सामने रखा ही नहीं गया। फाइनल जजमेंट क्या आता है? इंटरसेप्शन ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और द इंटरसेप्शन ऑर्डर डेटेड 12 अगस्त 2011 वाज क्वॉश्ड। जितने भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट किए गए वो सारे इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। जितना एविडेंस गैदर किया था इंडिपेंडेंटली इंटरसेप्टेड कॉल्स के थ्रू, उसे जितना भी एविडेंस गैदर किया गया था इंटरसेप्टेड कॉल्स के थ्रू वो इनवैलिड हो गया। लेकिन जो भी एविडेंस इंडिपेंडेंटली प्रोक्योर किया गया था, इंटरसेप्टेड कॉल्स के थ्रू नहीं प्रोक्योर किया गया था, उसे ट्रायल कोर्ट मेरिट पे एग्जामिन कर सकता है। तो केस क्वॉश नहीं हुआ, बस वो ऑर्डर क्वॉश कर दिया, मुकदमा तो चल ही रहा है अभी। अब लीगल प्रोविजंस क्या है फोन टैपिंग को लेके? फोन टैपिंग, सेलफोन ट्रैकिंग, ट्रेसिंग वो एक्टिविटीज हैं जहां पे यूजर के फोन कॉल्स और बाकी एक्टिविटीज पे ट्रैक किया जा सकता है या रखा जा सकता है यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। ये प्रोसीजर मेजरली तभी कैरी आउट किया जाता है। अब इंडिया में फोन टैपिंग से रिलेटेड क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं? फोन टैपिंग पहले तो एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे यूजर के फोन की एक्टिविटीज पे ट्रैक रखा जाता है किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके। ये प्रोसीजर जनरली तभी किया जाता है या ऐसे किया जाता है कि फोन का जो यूजर है उसे पता ही नहीं कि मेरा फोन सर्वेलेंस पे है, तभी इफेक्टिव हो सकता है, वरना इसका क्या फायदा। ये तब हो सकता है जब अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर के सामने एक रिक्वेस्ट रखें विच इज बाउंड बाय लॉ टू रिकॉर्ड द कॉन्वर्सेशंस ऑन द गिवन नंबर्स एंड प्रोवाइड दीज इन रियल टाइम थ्रू अ कनेक्टेड कंप्यूटर। ठीक है, तो लीगल मैकेनिज्म कहता है कि भाई आप सर्विस प्रोवाइडर से बात कीजिए, होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर होता है, वही ये सब कुछ ऑथराइज करता है, वही आपको उन कॉल्स का डिटेल दे सकता है जितना भी रिकॉर्डेड कॉल है। और इनके ऊपर एक लीगल मैंडेट है कि कॉल्स रिकॉर्डेड होनी चाहिए, पता नहीं कब क्या इस्तेमाल में लेना पड़े, इसलिए यू कैन नेवर डिलीट देम। एवरी कॉन्वर्सेशन इज प्लेस्ड समवेयर इन द इंटरनेट। अब पावर क्या है फोन को टैप्स करने की? स्टेट लेवल पे पुलिस के पास पावर है फोन को टैप करने की। सेंट्रल लेवल पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस CBDT, Directorate of Revenue Intelligence, National Investigating Agencies, Research and Analysis Wing RAW, Directorate of Single Intelligence, Delhi Police Commissioner, ये इन सब के पास सेंट्रल लेवल पे पावर है फोन को टैप करने की। अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कैसे इन्वॉल्व होता है? सेक्शन 5(2) जो है वो पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी के ग्राउंड्स पे इस तरह के सर्विलेंस को अलाउ कर देता है। ऑर्डर इशू किया जा सकता है अगर जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाए कि पब्लिक सेफ्टी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी के इंटरेस्ट में जरूरी है कि इस व्यक्ति के फोन को कुछ टाइम के लिए सर्वेलेंस पे रखा जाए। नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर प्रेस। प्रेस मतलब जर्नलिस्टिक कम्युनिटी। Press messages intended to be published in India of correspondence accredited to the central or a state government shall not be intercepted or detained unless their transmission has been prohibited under this subsection. The competent authority must record reasons for tapping in writing. क्योंकि ये रिपोर्टिंग हो रही है, पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है,
सरकार से जुड़ी ही बातें होती हैं, कई बार उन बातों में से कुछ ऐसा भी होता है जो सरकार तक पहुंचना जरूरी होता है, राइट। तो आर्टिकल 19 डेमोक्रेटिक स्पिरिट, प्रेस की अपनी फ्रीडम, लोगों की अवेयरनेस के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के प्रेस को थोड़ी सी इम्यूनिटी दे रखी है ना। लेकिन इनके कॉन्वर्सेशंस को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। ओके, phone tapping is authorized by rule 490A of the Indian Telegraph Act, amendment rules 2007। रूल 419 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे मेड बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये ऑर्डर इशू किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। स्टेट गवर्नमेंट में बाय सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द होम डिपार्टमेंट, इसीलिए इस केस को सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया गया, क्योंकि उन्होंने ही ऑर्डर दिया था, एक ऐसा अनरीजन्ड नॉन वोकल ऑर्डर जो किसी भी ग्राउंड को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा था, ब्लेटेंटली आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा था। इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डर इशू हुआ जा सकता है बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी और द स्टेट होम सेक्रेटरी। ऑपरेशनल रीजंस में रिमोट एरियाज में अगर प्रायर डायरेक्शन नहीं फीसिबल है तो कॉल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है विद द प्रायर approval of the head or the second senior most officer of the authorized law enforcement agency at the central level and by authorized officers not below the rank of inspector general of police at state level। ऑर्डर को 3 दिन के अंदर अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी के पास कम्युनिकेट करना जरूरी है, जो उस ऑर्डर को 7 दिन के अंदर अंदर या तो अप्रूव करेंगी या डिसअप्रूव करेंगी। अब देखो प्रीलिम्स या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये केस या इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मेंस में आर्टिकल 21 सीधा इन्वॉल्व हो जाता है। हालांकि आर्टिकल 21 की बात नहीं की गई जजमेंट में, लेकिन आप बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, बाय वे ऑफ क्रिएटिविटी अपने हुनर को यूज करके आर्टिकल 21 को सीधा इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसके आंसर में इस केस को ऐड कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं। ठीक है, अगले केस पे चलते हैं जिसका नाम है मेसर्स गोयल टी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स शक्ति भोग स्नैक्स लिमिटेड। अभी केस ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ हुआ इस केस में, बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन इस केस का लिमिटेड है, मैं बताऊंगी क्या है। मेसर्स गोयल टी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी अगेंस्ट मेसर्स शक्ति भोग स्नैक्स लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर है ये इस केस में। एप्लीकेशन को एडमिट किया गया 3 जनवरी 2023 में विद अ मोरेटोरियम डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी। अब फैक्ट्स को मैं सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ। मेसर्स शक्ति भोग जो हैं उनके ऊपर कर्जा था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। ठीक है, पेटिशनर जो है इस केस में मेसर्स टी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इनके खिलाफ आईबीसी में एक पेटिशन इंस्टीट्यूट करी है, एप्लीकेशन फाइल की। कई बार कोई कंपनी जो है अगर कर्जा नहीं चुका पाती है तो कर्जदार क्रेडिटर जो होता है वो उनके बिहाफ पे या उनके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है आईबीसी एक्ट में, ये कह के कि इनके ऊपर बहुत कर्जा है, उनमें से हम भी हैं जिनको ये इन्हें कर्जा देना होगा, तो हम एक एप्लीकेशन इशू कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, एक मोरेटोरियम फॉर्म होता है, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, वो ऑफिसर सारे एसेट्स को एनालाइज करता है, वैल्यूएट करता है, सारी की एक कमिटी बनाई जाती है जिसमें क्रेडिटर्स को बैठाया जाता है, उसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं। फिर ये कमिटी और वो जो आरपी होता है, ऑफिसर जो होता है, वो मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन सा एसेट बेचा जाएगा, फिर पैसा आएगा, फिर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्रेडिटर्स में बांटा जाएगा, और फिर ये सब कुछ होने के बाद उस कंपनी को रिवाइव करे या डिसॉल्व कर दे, ये सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो होता है वो आईबी में दे रखा है। ठीक है, अब ये अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, केस में भी मेंशन्ड है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, जिसको कमेंस किया गया 3 जनवरी 2023 में एक मोरेटोरियम डिक्लेयर करके अंडर सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी। ये प्रीलिम्स या मेंस दोनों के लिहाज से जरूरी नहीं है सेक्शंस। एक आरपी को अपॉइंट किया गया, मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मिस्टर उमेश गुप्ता थे जो कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थे, और बाद में इनको परमानेंट भी कर दिया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC ने।
अब पब्लिक अनाउंसमेंट होता है जनसत्ता का हिंदी एडिशन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का इंग्लिश एडिशन, जहां पे कमिटी अनाउंस करती है कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, इसको बेचा जाएगा। जिन जिन लोगों के क्लेम्स और क्रेडिट है इस कंपनी के खिलाफ, वो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव एप्लीकेशंस मेरे पास सबमिट कर दे। ये आरपी इशू करता है, ठीक है। अब वो क्रेडिटर जो होते हैं अपने अपने क्लेम्स के हिसाब से कमिटी वो एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, क्लेम फाइल कर देते हैं, एप्लीकेशन नहीं क्लेम फाइल कर देते हैं, और उन्हीं क्रेडिटर्स की फिर एक कमेटी बना दी जाती है जिसे सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहा जाता है। प्रॉब्लम क्या हुई कि इस पब्लिक अनाउंसमेंट के बावजूद सिर्फ एक क्लेम आया, और वो क्लेम आया एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कॉर्पोरेट डेटर को लगभग 14 करोड़ रुपए देने थे, ठीक है। अब क्लेम एक ही आया तो क्रेडिटर्स की कमेटी में कौन होगा? एसबीआई, है ना। वोटिंग शेयर भी होता है। जब सब कुछ हो जाता है, एसेट्स बिक जाते हैं, क्लेम सेटल हो जाते हैं, जिस भी तरह से होते हैं, तो उसके बाद कंपनी का क्या हश्र होगा, रिवाइव किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा, ये डिसाइड करने वाली वो कमेटी ही होती है क्रेडिटर्स की। वो चाहे तो रिवाइव कर दें, वो चाहे तो डिसॉल्व कर दें। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसका कितना क्लेम है, उनका उतना शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि दो कंपनीज ने क्लेम फाइल किया, एक का क्लेम था 90 करोड़, दूसरे का क्लेम था 5 करोड़, है ना। तो ऑब्वियसली जो 90 करोड़ वाली कंपनी है उसका वोटिंग शेयर ज्यादा होगा क्योंकि उनका क्लेम ज्यादा था, और जो ये 5 करोड़ वाली कंपनी है इसका वोटिंग शेयर कम होगा क्योंकि इनका क्लेम कम था। तो वोटिंग शेयर इस बेसिस पे डिवाइड होते हैं। अब एसबीआई इकलौता क्रेडिटर था जिसने क्लेम फाइल किया, एसबीआई इकलौता क्रेडिटर था जो उस कमेटी में बैठा, और इसीलिए उस कमेटी का 100% वोटिंग शेयर एसबीआई के पास आ गया। मतलब अब कंपनी का क्या होना है, ये बिगड़ेगी या खत्म हो जाएगी या रिवाइव की जाएगी, वो पूरा का पूरा डिसीजन एसबीआई के हाथों में था। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी और कोई क्लेम आरपी के पास आया ही नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि पीतमपुरा में जो इनका ऑफिस है वहां पे जाके इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कोई डॉक्यूमेंट, एविडेंस, एसेट कुछ भी नहीं मिला। जो डायरेक्टर्स थे सस्पेंड हो चुके थे, उनमें मिस्टर नरेश चंद्र वार्ष्णेय थे। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, कोऑपरेशन ऑफर करने से मना कर दिया। सेक्शन 19 क्लॉज 2 को अप्लाई किया गया, जहां पे सस्पेंडेड डायरेक्टर्स की तरफ से नॉन कोऑपरेशन में ये एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो बाय लॉ आप उन्हें थोड़ा कोर्स कर सकते हैं कि भाई आप कोऑपरेट कीजिए, वरना क्लेम्स को कैसे सेटल किया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन किया, आरपी रजिस्टर्ड ऑफिस पे गया एट पर्ल्स बिजनेस पार्क पीतमपुरा न्यू दिल्ली। ऑफिस का स्टेटस क्या था? ईडी ने उसको सील कर रखा था, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, कोई रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल था, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आरपी को वहां से कुछ मिला ही नहीं। देयर वर नो फिजिकल एसेट्स अवेलेबल फॉर द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, कोई फिजिकल एसेट्स नहीं थे। प्रॉपर्टी सेल, लैंड, बिल्डिंग एट B87 सेक्टर 64 नोएडा, जो कि एसबीआई पहले ही सारफेजी में 2019 में बेच चुकी थी, ठीक है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो लास्ट अवेलेबल थे वो 2015-16 के थे। सीओसी में 3 मीटिंग्स कंडक्ट की गई, एक 2023 2 फरवरी, एक 28 फरवरी और एक 19 जून। यूनानिमसली सीओसी ने डिसाइड किया कि भाई क्योंकि कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, लिक्विडेशन भी अगर किया जाए इसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं। द बेस्ट वे इज टू जस्ट डिसॉल्व द कंपनी, द बेस्ट थिंग, the only option. We cannot liquidate it because it's just pointless. Even if we liquidate it, what are we going to retrieve? एक बैंक अकाउंट निकला जिसमें 3700 रुपए थे, इमेजिन, ठीक है। तो उन्होंने डेसोल्यूशन रेकमेंड कर दिया अंडर सेक्शन 54 इंस्टेड ऑफ लिक्विडेशन, क्योंकि एसेट्स नहीं है। लिक्विफाई अगर करोगे भी तो क्या रिट्रीव कर पाओगे, कुछ भी तो नहीं है बेचने के लिए, तो डिसॉल्व ही कर दो। एप्लीकेशन फाइल हो गई, ग्राउंड्स दिए गए कि भाई कोई एसेट नहीं है जिसे लिक्विडेट किया जा सके, रिवाइवल का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, इकोनॉमिकली सीआईआरपी को कंटिन्यू करना भी इम्प्रैक्टिकल हो गया है। प्रेसिडेंट्स को साइट किया गया, मल्टीपल कोऑर्डिनेट बेंच डिसीजन सपोर्टिंग रेजोल्यूशन इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। अब आता है कॉम्प्लेक्स इशू जो इस केस को अलग ले गया। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे। केस के जो डायरेक्टर्स थे और केस के कुछ हाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ हाई अर्निंग एम्प्लॉयज थे, उन पे पीएमएलए में चार्जेस लगा रखे थे और ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर सीओसी रेजोल्यूशन पास करके इसको वाकई डिसॉल्व कर देता है तो पीएमएलए की इन्वेस्टिगेशन फ्रस्ट्रेट हो जाएगी।
पीएमएलए की इन्वेस्टिगेशन या मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक लीगल एंटिटी के अगेंस्ट हो सकती है, किसी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के अगेंस्ट तो नहीं हो सकती, हवा में थोड़ी होगी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि एक लीगल स्टेटस शक्ति भोग कंपनी का बना रहे। अगर आप उसे डिसॉल्व कर देंगे तो लीगल स्टेटस खत्म हो जाएगा, लीगल एंटिटी डिसॉल्व हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। पीएमएलए ने इस डिसोल्यूशन एप्लीकेशन को चैलेंज कर दिया और कहा भी यही कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन्वेस्टिगेशन शक्ति भोग फूड लिमिटेड के अगेंस्ट चल रहे हैं। इट आइडेंटिफाइड एज अ ग्रुप कंपनी ऑफ शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड। कंपनी को अक्यूज किया गया है कि इन्होंने लोन फंड्स को राउट किया है थ्रू बोगस इनवॉइसेस एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। एक्वायर्ड और पजेस्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जिनमें 97 करोड़ प्लस 127 करोड़ का ट्रांसफर शामिल है, जैसे ग्रुप एंटिटीज को ट्रांसफर किया गया है। Corporate debtor was arraigned as accused in 5th supplementary prosecution complaint dated 20th September 2024। कोर्ट कॉग्निजेंस भी ले चुका है। जो भी कुछ था हल्का फुल्का, जैसे एक आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है जिसमें 3700 रुपए थे, उसको अटैच किया जा चुका है। अटैचमेंट का कॉन्फर्मेशन भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आ चुका है। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज नथिंग दैट वी कैन रियली ग्रैब और सीज, बट वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड यू कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर प्रोसीडिंग्स, यू कैन नॉट डिसॉल्व द लीगल एंटिटी। हाउ विल वी कंटिन्यू आवर इन्वेस्टिगेशन? ये 97 करोड़ 127 करोड़ छोटे मोटे अकाउंट नहीं है, इनको लॉन्डर करने का इल्जाम है डायरेक्टर्स पे। तो अंटिल वी फाइंड आउट व्हाट हैज रियली हैपेंड, लोगों का पैसा कहाँ गया, तब तक आप इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये था ऑपोजिशन। आरपी के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थे कि भाई कॉर्पोरेट डेटर जो है वो इम्प्लीकेट हुआ 20 सितंबर 2024, मतलब पीएमएलए ने अपनी फाइलिंग्स इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट को 2024 सितंबर को लगाया और रेजोल्यूशन ऑफिसर जो था, सीआईआरपी की जो प्रोसेस था वो पहले शुरू हो गया था। तो बाय प्रायोरिटी इन टाइम इनको ज्यादा वो देना चाहिए, मतलब इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इनको ज्यादा तवज्जो मिलना चाहिए। मतलब वी शुड बी टेकन कंसिडरेशन ऑफ नॉट पीएमएलए और ईडी और एनी अदर अथॉरिटी, क्योंकि वो उन लोगों ने तो बाद में शुरू किया जो कुछ किया है ना। हम अपना काम पहले शुरू कर चुके थे, डेसोल्यूशन का प्रोसेस पहले शुरू हो गया था। कॉर्पोरेट डेटर जो है अच्छा इनका ये भी कहना था कि जो कंप्लेन आपने फाइल करी है 2 पन्नों की है, ठीक है, बस इतना ही मटेरियल है आपके पास कंपनी के खिलाफ। तो आपका इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है प्रोसिक्यूशन की कंप्लेन में, आप कुछ भी नहीं कलेक्ट कर पाए हैं एविडेंस के नाम पे, असेट्स के नाम पे कुछ है नहीं। पेरेंट कंपनी में ईडी ने स्टेट किया है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पेरेंट कंपनी को रिलीज कर दो, उनकी प्रॉपर्टीज को रिलीज कर दो। ट्रायल कोर्ट ने भी जो प्रॉपर्टीज पेरेंट कंपनी की अटैच की गई थी उनका रिस्टोरेशन अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास है क्या जिसमें केस में आप आगे बढ़ेंगे? डिसॉल्व कर दीजिए, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि देखो पीएमएलए एक स्पेशल और सेल्फ कंटेन्ड लेजिस्लेशन है जिसे डिजाइन किया गया है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एंड पनिश एक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर इट्स ओन एडजुडिकेटरी फ्रेमवर्क एंड ओवरराइड्स एनी इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 71 ऑफ पीएमएलए। सेक्शन 71 पीएमएलए का कहता है कि अगर पीएमएलए के प्रोविजंस का कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लॉ के साथ हो रहा है, किसी भी लॉ के साथ, तो पीएमएलए प्रिवेल करेगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता भी है ना। एनसीएलटी के लिमिटेशंस, ट्राइब्यूनल ने एम्फसाइज किया दैट एनसीएलटी या एनसीएलएटी डू नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू इंटरफेयर विद प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर्स पास्ड अंडर द पीएमएलए इंक्लूडिंग अटैचमेंट ऑर्डर्स और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। एनसीएलटी के पास या एनसीएलएटी के पास ये पावर नहीं है कि पीएमएलए की प्रोसीडिंग्स में वो इंटरफेयर करें, ठीक है, भले ही उन्होंने कुछ अटैच कर रहा हो या कुछ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर रखा हो। वी आर जस्ट नॉट एम्पावर्ड टू इंटरफेयर विद एनीथिंग दैट पीएमएलए इज डूइंग। कुछ की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या थे? कैरेक्टर ओवर क्वांटम, इट्स नॉट द क्वांटम बट द कैरेक्टर ऑफ द प्रोसीडिंग्स दैट इज डिटर्मिनेटिव, कि भाई क्वांटिटी में आपको कितना मिला है, कितना एसेट मिला है, ये मैटर नहीं करता, कैरेक्टर मैटर करता है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्या इनके खिलाफ एविडेंस मिल सकता है, क्या इन्होंने गलत किया, अगर हाँ तो हाँ। अब इनके पास क्या बचा है, क्या नहीं बचा है, ऑफिस खाली हो चुका है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, एविडेंस नहीं, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स समथिंग दैट द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ।
अगर डिसोल्यूशन परमिट कर देते हैं हम, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है, ट्रायल चल रहा है, तो दिस वुड अमाउंट टू जुडिशियल ओवररीच। और ईडी की जो एबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की, ट्रायल को परसू करने की, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को रिकवर करने की, वो सब कुछ सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कॉर्पोरेट अवेलेबिलिटी फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये एजुकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी और एनसीएलटी जिनके पास ये ऑर्डर फाइल किया गया था या फिर जिनके पास ये डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, उन्होंने कहा कि हम जुरिस्डिक्शन अज्यूम नहीं कर सकते इन अ मैनर दैट वुड रेंडर द कॉर्पोरेट डेटर अनअवेलेबल फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। हम जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर लें, हमारे पास नहीं है लेकिन हम मान लें कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन है और वो कॉर्पोरेट डेटर जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच जाए। करोड़ों उसने लोगों का खा लिया और आप उसको डिसॉल्व करके उसको जेल जाने से बचा लीजिए, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। Particularly when it stands named as an accused and assets, however meager, are under attachment. कि assets attach हो चुके, भले ही वो कुछ नहीं है, but they are being attached. Criminal proceedings are initiated against them. They are under, they have to stand trial, and by dissolving them, you would save them from trial and criminal prosecution, something which is not in the interest of public. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टैट्यूटरी हायरार्की जहां पे पीएमएलए को प्रेवलेंस दिया गया ओवर आईबीसी प्रोसीडिंग्स। फाइनल डिस्पोजिशन में एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई, कोई कॉस्ट नहीं ऑर्डर की। सर्टिफाइड कॉपी, प्रोविजंस मेड फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी अपॉन कंप्लायंस विद फॉर्मेलिटीज। Judicial impact, this judgment establishes important precedent regarding the intersection of insolvency law and anti-money laundering enforcement, clarifying that IBC proceedings cannot shield entities from PMLA. Special legislations like PMLA takes precedence over general commercial law. Criminal liability consideration override commercial convenience in dissolution matters. Basically, PMLA ज़्यादा important है, PMLA की proceedings prevail करती हैं नॉर्मल मर्केंटाइल लॉ के आगे तो डेफिनेटली, ठीक है। अब आप इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आप इसे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन व्हाइल राइटिंग एन आंसर शॉर्ट तो आ ही जाता है डॉक्ट्रिन्स पे, ठीक है। तो इसमें आप इसे यूज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इस केस को और अच्छी जगह पे यूज कर सकते हैं जिसे मैंने नहीं बताया, तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कि आपका दिमाग कितना चल पड़ा है इन केसेस को सुन के। कैन यू रियली थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर यू कैन ऐड केसेस व्हिच आर रियली हार्ड टू ऐड? केस अच्छा है अगर देखा जाए तो, है ना। जुडिशियल ओवररीच, अज्यूम जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल मैटर्स, लीगल एंटिटी, सब कुछ, हर बहुत सारी चीजों पे बात हो रही है। बट क्या वो चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? क्या आप वाकई इसे ऐड कर सकते हैं? मैंने आपको एक दो जगह बता दी जहां पे आप इसे ऐड कर सकते हैं, बाकी दो तीन जगह आप भी मुझे बताइए जहां पे आपको लगता है आप इसे ऐड कर सकते हैं। आई वुड रियली बी एप्रिशिएटिंग योर एफर्ट एंड योर क्रिएटिविटी। तो इस सेशन में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के किसी लेटेस्ट केस के साथ, समझेंगे कि आप उसे कैसे साइट करेंगे। तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।